हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक इम्यूनोलॉजी में हमारा है ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इसके बारे में आज हम कुछ बात करेंगे। ठीक है, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है इसको पहले हम देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ, क्योंकि इसके पहले जो हमने पीपीटी में पढ़ा था वो इतना डिटेल नहीं पढ़ा था, नॉर्मल थोड़ा सा पढ़ लिया था। उसके बाद हम ये इम्यूनोलॉजी की मैकेनिज्म भी समझेंगे कि किस तरह से ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में। ठीक, जो देखिए पहले क्या था, जब ये सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, 1900 से पहले की बात है। ठीक है, तब तक ये माना जाता था कि सेल में हमारे कुछ मतलब हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के जो फ्लूइड हैं, हमारी बॉडी का जो फ्लूइड पार्ट है उसमें कुछ सॉल्युबल कंपोनेंट हैं, उनके द्वारा इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो कुछ लोगों का मतलब था कि नहीं, जो हमारे बॉडी फ्लूइड में जो सॉल्युबल कंपोनेंट हैं उनके द्वारा इम्यूनिटी नहीं होती है, कुछ सेलुलर कंपोनेंट होते हैं उनके द्वारा इम्यूनिटी बॉडी में मिलती है, या सेलुलर कंपोनेंट इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। मतलब झगड़ा था दो टाइप से। पहले तरह के लोग कह रहे थे, ये आप लोगों को लिखना नहीं, मैं समझाने के लिए बना रही हूँ। पहले तरह के लोग कह रहे थे कि कुछ सॉल्युबल कंपोनेंट है, सॉल्युबल कंपोनेंट जिसको या प्रोटीन्स हैं बॉडी फ्लूइड में जो रिस्पॉन्सिबल हैं इम्यूनिटी के लिए। कुछ लोग कह रहे थे नहीं, कुछ सेल्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए। तो ये झगड़ा लड़ाई जारी था, पता नहीं था कि क्या होता है किस तरह से। तो इस तरह की चीज़ें पहले विवाद का एक टॉपिक थी। ठीक है, तो वही देखिए जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, जो ह्यूमोरल वर्ड है इसका मतलब होता है बॉडी फ्लूइड। ठीक, बॉडी के फ्लूइड में जो कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनके द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है बॉडी को, उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, इम्यूनिटी की दो ब्रांचेस हैं एक तरह से कह सकते हैं। और कौन से टाइप की इम्यूनिटी की ब्रांचेस है ये? एडेप्टिव इम्यूनिटी की ब्रांचेस को हम कह सकते हैं। ठीक, तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी में क्या होता है? सॉल्युबल कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सीरम हैव द एबिलिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन एंड एग्लूटिनेशन। तो जब ये लड़ाई चल रही थी कि कुछ सॉल्युबल कंपोनेंट कुछ लोग कह रहे थे रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए, कुछ लोग कह रहे थे कि सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है इम्यूनिटी के लिए। तो उस टाइम पर ये देखा गया कि जो हम सीरम बॉडी से, जब हम ब्लड से सीरम को अलग करते हैं तो उसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनमें जो एंटीजेंस हैं या टॉक्सिन्स हैं या फॉरेन कंपोनेंट हैं, उनके न्यूट्रलाइजेशन की कैपेसिटी पाई जाती है। ठीक है, मतलब हमारी जो, एक सेकेंड, हमारे जो ब्लड है या सीरम में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो फॉरेन कंपोनेंट के अगेंस्ट में क्या करते हैं, फॉरेन कंपोनेंट को न्यूट्रलाइज भी कर सकते हैं, या इनसे बाइंड होकर इसको प्रेसिपिटेट भी करवा सकते हैं, या एग्लूटिनेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं। एग्लूटिनेशन भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, क्लम्पिंग ऑफ सेल्स से रिलेटेड होता है, इसको मैं बाद में बताऊंगी, तो भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि कहाँ से ये वर्ड आ गया। तो हमारे जो बॉडी के फ्लूइड में कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसमें एंटीजन या फॉरेन सब्सटेंस या बाहर से कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आ रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने की या प्रेसिपिटेट करने की या एग्लूटिनेशन करने की कैपेसिटी होती है। तो उन कंपोनेंट को जो ये काम करते हैं उनको पहले क्या नाम दिया जाता था? उनको नाम दिया जाता था प्रेसिपिटेन या एग्लूटिनिन नाम दे दिया जाता था, या एंटीटॉक्सिन्स का नाम दे दिया जाता था। ठीक है, तो क्योंकि उसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो जो काम वो करता था, जो न्यूट्रलाइजेशन करता था, तो उसको बोल दिया जाता था कि ये एंटीटॉक्सिन है। प्रेसिपिटेशन करता था तो बोल दिया जाता था कि ये प्रेसिपिटेन है। ठीक है, जो भी कंपोनेंट है। और एग्लूटिनेशन करता था तो बोल दिया जाता था कि एग्लूटिनिन है। तो स्पेसिफिक कोई नाम नहीं दिया गया था, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे स्टडीज़ होती गई पाया गया कि जो कंपोनेंट ऐसा करते हैं जिनमें ये तीनों ही वर्क करने की कैपेसिटी होती है, वो क्या है एक्चुअल में? इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स, एक ग्लोब्यूलिन टाइप की प्रोटीन्स हैं जिसमें ये सारी चीज़ें करने की, मतलब न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन ऑफ फॉरेन सब्सटेंस का करने की कैपेसिटी होती है। ठीक है, तो उसमें तीनों की तीनों एक्टिविटी पाई जाती हैं। उनको हम क्या नाम दिए? इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन क्या होते हैं? सॉल्युबल कंपोनेंट होते हैं सीरम के, सीरम में पाए जाते हैं और ये सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, मीन्स क्या होते हैं, मतलब जब अगर हम मान लीजिए बॉडी में से ब्लड को आइसोलेट करें, उसको हम सेंट्रीफ्यूज करें, तो एक कह सकते हैं कि एक इनसॉल्युबल कंपोनेंट नीचे बैठ जाता है, सॉल्युबल कंपोनेंट ऊपर तैरता रहता है। तो सॉल्युबल कंपोनेंट में ही हमारे एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोब्यूलिन पाए जाते हैं। इम्यूनोग्लोब्यूलिन को ही अब आज की डेट में हम एंटीबॉडीज़ के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ कहते हैं, पहले इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स कहते थे। और इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के भी पहले इनका नाम गामा ग्लोब्यूलिन था।
ठीक है, गामा ग्लोब्यूलिन कहते थे, फिर उसके बाद इम्यूनोग्लोब्यूलिन कहने लगे, उसके बाद हम एंटीबॉडीज़ कहने लगे। और ये एंटीबॉडीज़ किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी के लिए। मतलब एक ऐसी इम्यूनिटी जो बॉडी फ्लूइड के कंपोनेंट्स के द्वारा प्रदान की जा रही है, उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी पैसिव भी हो सकती है, एक्टिव भी हो सकती है। मीन्स बॉडी फ्लूइड में स्पेशली किस कंपोनेंट की बात हो रही है? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ हमें पैसिवली भी मिल सकते हैं या एक्टिवली भी हमारी बॉडी में जनरेट हो सकते हैं। पैसिव कैसा होता है? पैसिव में क्या हुआ, किसी और की बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी, हमारी बॉडी में डाल दी गई, हमारी बॉडी खुद नहीं बनाई उसको, तो क्या हो गया, एक तरह से वो पैसिव टाइप की इम्यूनिटी हो गई। हमें पैसिव इम्यूनिटी कहाँ से मिल गई? एंटीबॉडीज़ से। तो देखा गया कि जो हॉर्स में बनने वाली सबसे पहले पैसिव इम्यूनिटी का जो एग्जाम्पल देखा गया, वो देखा गया कि जो हॉर्सेस थे उनसे बॉडी फ्लूइड लेकर के एंटीबॉडीज़ को जब ह्यूमन में इंजेक्ट किया गया, तो टिटनेस और डिप्थीरिया के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप होने लग गई। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? अगर हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज होती हैं कोई भी कंपोनेंट, जैसे एंटीबॉडीज खुद से सिंथेसाइज होती हैं, तो वो एक्टिव टाइप की इम्यूनिटी को शो करती हैं। ठीक, जैसे अगर हमें वैक्सीनेशन कर दिया जाए, वैक्सीनेशन आपको बताना है ना किस टाइप की इम्यूनिटी है, आप लोग पहले खुद सोचिएगा कि किस टाइप की इम्यूनिटी है। वैक्सीनेशन एक तरह से एक्टिव इम्यूनिटी है, क्योंकि इसमें हमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ नहीं दी जाती, हमें एंटीजन दिया जाता है वैक्सीनेशन में, और एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बनती हैं। तो ये लॉन्ग लास्टिंग होती हैं और ये शॉर्ट लिव्ड होती हैं, पैसिव है, क्योंकि कहीं और की बॉडी से आए, हमारी बॉडी में तो बना नहीं है, या हमारी बॉडी में उसको बनाने वाली सेल्स तो प्रेजेंट है नहीं, तो एंटीबॉडी कुछ टाइम के लिए अपना काम करेंगी, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी, तो हमें दोबारा से इसको लेना पड़ेगा। तो पैसिव इम्यूनिटी तुरंत रिस्पॉन्स तो देती है, लेकिन शॉर्ट लिव्ड होती है, और एक्टिव इम्यूनिटी थोड़ा टाइम बाद इंड्यूस होती है, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, क्योंकि इसके कंपोनेंट्स में क्या आते हैं? मेमोरी सेल्स। ठीक, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी हो गई। उसके बाद एंटी सीरम क्या होता है? एंटी सीरम का मान लीजिए एक डेफिनेशन आ सकता है 2 नंबर में। एंटी सीरम क्या होता है? तो जो सीरम का एंटीबॉडी कंटेनिंग पार्ट होता है, वही एंटी सीरम कहलाता है। मीन्स एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम फ्रैक्शन फ्रॉम पैथोजन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल। अब एंटीबॉडी कंटेन किया हुआ सीरम का फ्रैक्शन कब होगा? जब किसी फॉरेन इंडिविजुअल या पैथोजन से एक्सपोज होगी बॉडी, तभी तो एंटीबॉडी बनेगी और वो ब्लड में होंगी। ठीक है, तो एंटीबॉडी कंटेनिंग सीरम फ्रैक्शन फ्रॉम पैथोजन एक्सपोज्ड इंडिविजुअल इज कॉल्ड एज एंटी सीरम। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात हमने कर ली कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने आप लोगों को बताया जो इसमें लिखा नहीं हुआ, बस उसको समझना है आप लोगों को, क्योंकि बार बार चीज़ें वो सब चीज़ें रिपीट होंगी, तो हर बार आप लोग लिखेंगे तो पूरी कॉपी ही भर जाएगी। अभी की चीज़ों से, अभी तरह से इंट्रोडक्शन ही हम पढ़ रहे हैं, पहला चैप्टर हमारा इंट्रोडक्शन वाला ही है। तो ये हमारा ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में हो गया। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? स्पेशली आप कह सकते हैं एंटीबॉडीज़, जो कि हमारे सॉल्युबल कंपोनेंट हैं ब्लड के। तो इसमें कोई सेल इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, एंटीबॉडी तो सॉल्युबल कंपोनेंट हो गए, इसीलिए हम इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी का नाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या होता है? सेल पार्टिसिपेट करती हैं। तो 1950s में ये पाया गया कि जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स जो ब्लड में होती है, WBC भी कह सकते हैं जिसको हम, उसमें दोनों तरह की कैपेसिटी होती है। सेलुलर इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करती है। कैसे? क्योंकि लिम्फोसाइट्स की 2 टाइप की होंगी, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट तो सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएगी, लेकिन जो बी लिम्फोसाइट होगी वो तो एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो एंटीबॉडीज़ बनाने के कारण ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड कराएगी। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये सारी दोनों की दोनों इम्यूनिटी आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कोई पूरी तरह से इंडिपेंडेंट ये ब्रांच नहीं है इम्यूनिटी की, आपस में एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। तो लिम्फोसाइट्स में टी लिम्फोसाइट आ गया, बी लिम्फोसाइट आ गया। टी लिम्फोसाइट में हमारी जो सेल्स आती हैं टी सेल्स, इसमें टी हेल्पर सेल और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स होती हैं, वो कहाँ मैच्योर होती हैं? थाइमस में। और बी लिम्फोसाइट की जो सेल्स होती हैं बोन मैरो में मैच्योर होती हैं, जबकि दोनों बनती तो बोन मैरो में ही हैं। तो बी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, इसीलिए ह्यूमोरल इम्यूनिटी का पार्ट हो गया बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लेकिन अगर पूरा बी लिम्फोसाइट की बात की जाए टी लिम्फोसाइट की, तो इसमें जो टी लिम्फोसाइट है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने जा रही हूँ, उसको अच्छे से बस आप लोगों को समझना है। ठीक है, उसको आप लोग लिखिएगा मत, समझ लीजिएगा, या अपनी कॉपी में आप लोग ड्रॉ करके बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कोई एक एंटीजन है, ये एंटीजन हमारी बॉडी में आया, तो बॉडी में एंटर होने के बाद ये कहीं ना कहीं जाके बाइंड होगा।
ठीक है। तो बॉडी में हमारी कुछ सेल्स बॉडी फ्लूइड में चलती रहती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये बी सेल्स है, इसको हम बी नाम दे दिए। ये टी सेल है, इसको हम टी नाम दे दिए। अब दोनों के ही सरफेस पे पाए जाते हैं रिसेप्टर। टी सेल के भी सरफेस पे रिसेप्टर पाए जाएंगे और बी सेल के सरफेस पे भी रिसेप्टर पाए जाएंगे। ठीक है। तो बी सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उनको हम नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं, इसको हम एंटीबॉडी नाम दे देते हैं। ठीक है। एंटीबॉडी टाइप के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं बी सेल के सरफेस पे, और टी सेल के सरफेस पे जो रिसेप्टर पाए जाते हैं उनको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, टी सेल रिसेप्टर, TCRs कहते हैं। ठीक है। इनको तो एंटीबॉडी कहते हैं, इनको TCRs कहते हैं। तो क्या होता है, जब ये फॉरेन पार्टिकल बॉडी में एंटर करता है तो बी और टी सेल्स इसके सरफेस पे जो पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं उनसे इंटरेक्ट करते हैं। इसके सरफेस पे जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं वो इनसे बाइंड करते हैं, रिसेप्टर से, चाहे टी सेल के या बी सेल के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं। ठीक है। अब हमारी बॉडी में कई तरह की बी सेल्स होती हैं, कई तरह की बॉडी फ्लूइड में बी सेल्स तैर रही होंगी। उसमें से क्या होती है, जिस बी सेल की इस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए स्पेसिफिसिटी होती है वो तो इससे बाइंड कर जाती है, बाकी की बी सेल्स क्या होती है, यहाँ से निकल जाती हैं क्योंकि वो यहाँ बाइंड ही नहीं हो पाएंगी। और इनकी जो स्पेसिफिसिटी डिटरमाइन होती है कि किस पर्टिकुलर एंटीजन की स्पेसिफिक होंगी, ये हमारे क्या होते हैं, डेवलपमेंट के टाइम पे ही ये चीज़ जर्म लाइन में ही डिसाइड हो जाती है। वो कैसे होती है इसको भी हम पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि कई सारी बी सेल्स हैं, तो जो इस एंटीजन की स्पेसिफिक होगी, ठीक है, वो क्या होगी, इसके साथ बाइंड करेगी। तो सबसे पहला क्या हो गया, सिलेक्शन होगा बी सेल का। सबसे पहले तो बी सेल का सिलेक्शन होता है, उसके बाद क्या होगा, इसकी सेलेक्ट हो जाएगी कि हाँ ये वाली बी सेल इसके साथ बाइंड होने के कैपेबल है, तो ये इसके साथ जाके बाइंड हो जाएगी। फिर सिलेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा। ठीक है। इंटरेक्शन होगा लिगेंड में और एंटीबॉडी कंटेनिंग इस बी सेल में। उसके बाद क्या होगा, जब ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगी तो इस बी सेल को पता चल जाएगा कि अरे ये तो कोई बाहर का कंपोनेंट है जो सेल के अंदर एंटर कर गया है, तो हमें अब ज़्यादा अमाउंट में इस तरह के एंटीबॉडीज़ बनाने होंगे। फिर इसका क्या होगा, एक तरह से प्रोलिफरेशन, मतलब कई सारी बी सेल उसी टाइप की बनेंगी और सेम ही टाइप की एंटीबॉडीज़ को लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगी, प्रोलिफरेशन। तो इस प्रोसेस में जो प्रोलिफरेशन होगा तो दो तरह की बी सेल बनेंगी, एक बी सेल तो प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडीज़ और दूसरी तरह की जो बी सेल होगी वो क्या बन जाएगी, मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। ये मैं बार बार इसलिए आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोग को बिल्कुल याद हो जाए, ये मेन चीज़ है, पूरा इम्यूनोलॉजी का एक तरह से कह सकते हैं बेस है। ठीक है। तो पहली बार में जो बी सेल इससे इंटरेक्ट की जिस टाइप की भी, उसका क्या हुआ, प्रोलिफरेशन हुआ। प्रोलिफरेशन के दौरान दो टाइप की सेल्स बनी, एक बी सेल ने एंटीबॉडी सिक्रीट किया, इसको हम प्लाज्मा सेल्स की कहे, और दूसरी तरह की सेल जो है मेमोरी सेल में कन्वर्ट हो गई, जिसको हम मेमोरी सेल कहेंगे। जब फ्यूचर में फिर से उसी एंटीजन का अटैक होगा तो ये मेमोरी सेल्स तुरंत ही इस तरह की एंटीबॉडीज़ को लार्ज अमाउंट में बनाने की कैपेबल होंगी। अब क्या होता है, इस एंटीजन के साथ बी सेल तो रिएक्ट करती ही करती है और ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी की ब्रांच को मतलब बढ़ाती है या कह सकते हैं इंड्यूस करती है। अब इसी टाइम पे इसमें कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो टी सेल रिसेप्टर के साथ भी बाइंड हो जाते हैं। तो ये क्या करती है, जब बाइंड हो जाती है तो इसमें भी सिग्नलिंग होती है और दो तरह की सेल्स बनती है, एक TH सेल्स और एक TC सेल्स। ठीक है। TH सेल्स क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट को बुलाएगी। इसका काम क्या है, इसको टी हेल्पर सेल्स भी कहते हैं, इसको हेल्प चाहिए होती है। तो इसको किसकी हेल्प चाहिए होती है, बी लिम्फोसाइट की। तो ये बी लिम्फोसाइट को क्या करती है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने के लिए कहती है या इंड्यूस करती है। ठीक है। और दूसरी टाइप की जो TC सेल्स होती है ये साइटोटॉक्सिक टी सेल कहलाती है। साइटोटॉक्सिक टी सेल ये डायरेक्ट क्या करती है, इस पर अटैक करती है और इसको इनगल्फ करके खा जाती है। साइटोटॉक्सिक टी सेल नाम से पता चल रहा है कि क्या करेगी, साइटोटॉक्सिक है, इसके लिए टॉक्सिक हो जाएगी, इसको खा जाएगी, इनगल्फ कर जाएगी। ठीक है। इसका पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन कर देगी। और बी लिम्फोसाइट भी क्या करेगी, इसमें बाइंड हो जाएगी और इस बाइंडिंग होने के बाद इसको कहाँ लेकर के जाएगी, फैगोसाइटिक सेल्स के पास लेकर के जाएगी। फिर इनेट ब्रांच आ गया एक तरह से कह सकते हैं, और फैगोसाइटिक सेल्स क्या होगी, इसको अल्टीमेटली फैगोसाइटोस कर लेंगी। ठीक है। तो इतना हमारा यही है अभी तक का जो भी हमने पढ़ा है इम्यूनोलॉजी में, उसमें यही चीज़ घूम फिर के बार बार आती है कि क्या कैसे ये सारी ब्रांचेज एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और किस तरह से ये इम्यूनिटी एक दूसरे को इंड्यूस करती हैं।
अब देखिए कि होता क्या है, अब यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो गई। अब एक्स्ट्रा मैं एक चीज़ बताने जा रही हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। ये एक तरह से वृषकेतु ने क्वेश्चन पूछा था, ये उसके बारे में है। होता क्या है, मान लीजिए कि ये एंटीजन है, ये एंटीजन है और ये हमारी एंटीबॉडी का बी सेल के सरफेस पे हमारी एंटीबॉडीज, ठीक है, ये बी सेल है। अब जब ये एंटीजन मान लीजिए इस वाले बी सेल के इससे यहाँ बाइंड करके यहाँ पे यहाँ इंटरेक्ट करके यहाँ पे बाइंड हो गया, इंटरेक्शन के बाद ये यहाँ पे बाइंड हो गया। अब क्या होता है कि जो मैक्रोफेजेस होती हैं, मैक्रोफेजेस का इरेगुलर शेप ऐसा होता है, उनके सरफेस पे कुछ रिसेप्टर पाए जाते हैं। उसका नाम भी अभी आगे आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ये मैक्रोफेजेस होते हैं जिनके सरफेस पे रिसेप्टर्स होते हैं, किसके अगेंस्ट में, इन एंटीबॉडीज़ के अगेंस्ट में। तो होता क्या है, एक तरह से बी सेल क्या कर रही हैं, एंटीजन को बाइंड करवा करके ला रही हैं कहाँ पे, अल्टीमेटली ये खुद तो कुछ कर नहीं रही हैं। एंटीबॉडी बाइंड होने के बाद ये क्या करते हैं, ये जाके इससे अटैच हो जाती हैं। जब इससे ये इंटरेक्ट करेंगी तो मैक्रोफेजेस को पता चल जाएगा कि बी सेल हमें कुछ कहना चाह रही है, ज़रूर किसी ना किसी एंटीजन को लेके आई है। तो क्या करेगा, मैक्रोफेज इस पूरे ही सिस्टम को इनगल्फ करके ख़त्म कर देगा। इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ख़त्म भी हो जाएंगी तो कोई बात नहीं, बहुत सारी बन जाती हैं बॉडी में। तो इस पूरे सिस्टम को ही इनगल्फ करके ख़त्म कर देगा, पूरा इसका नामो निशान मिट जाएगा। तो इसमें बी सेल का काम क्या हुआ, बी सेल एक तरह से मीडिएटर का काम कर रही हैं, जो क्या कर रहा है, फैगोसाइटोसिस को इंड्यूस करवा रही हैं। तो बी सेल को एक स्पेसिफिक नाम भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ऑप्सोनिन। ऑप्सोनिन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो फैगोसाइटोसिस को इंड्यूस कराते हैं। अब क्योंकि ये जो हमारा एंटीजन है ये खुद से जाके फैगोसाइटोज नहीं हो रहा है, बी सेल्स को प्रमोट कर रही हैं, तो इसको बी सेल को हम ऑप्सोनिन कहेंगे और इस पूरी प्रोसेस को जो कहेंगे, क्या कहेंगे, ऑप्सोनाइजेशन। ठीक है, इसको हम कहेंगे ऑप्सोनाइजेशन। तो आप लोग को आई थिंक इसका क्लियर हो गया होगा मतलब क्या है। ऑप्सोनिन क्या होता है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो फैगोसाइटोसिस को इंड्यूस करता है, वो ऑप्सोनिन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया आपकी बी सेल्स कंटेनिंग एंटीबॉडीज ऑन देयर सरफेस। और ऑप्सोनाइजेशन क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ induction of phagocytic events by B cell is called opsonization। तो इस तरह से आप करके लिख सकते हैं। वैसे आगे मैं इसको कहीं ना कहीं आप लोगों को लिखवाऊंगी, अभी भी आप लोग लिख सकते हैं इसके बारे में, अभी जो मैंने बताया। तो ये हो गया आपका ऑप्सोनाइजेशन। ये वृषकेतु का क्वेश्चन था, आप लोग भी सब लोग समझ लीजिए कि ये क्या था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अभी आपको मैंने क्या क्या बता दिया है इसमें, सबसे पहले हमने एडेप्टिव और इनेट इम्यूनिटी के बारे में बताया, उसके बाद हमने सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में बता दिया क्या होता है। अब हम जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें हम कंपोनेंट्स ऑफ इम्यूनिटी या इम्यूनिटी की जो सेल्स होती है उसमें जो भी कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उसके बारे में एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें इनेट इम्यूनिटी की कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग कह सकते हैं नेचुरल किलर सेल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, मैक्रोफेजेस हो गए, इसके अलावा डेंड्राइटिक सेल्स भी होती हैं, सब इनेट इम्यूनिटी के पार्ट हैं। और एडेप्टिव इम्यूनिटी के पार्ट हैं हमारे टी और बी सेल्स, के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर कोई पॉइंट और होगा तो उसको भी हम वहाँ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम या सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, और इसकी नोट्स मैं आपको भेज दूँगी। 2 ही पेज का नोट्स है, बाकी कुछ और नोट नहीं करना है, समझने वाला ये सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, थैंक यू।